भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अब पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और पीओके में कई आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। इससे पाकिस्तान बिलबिला उठा और भारत के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी और लगातार 3 दिन तक भारत के कई हिस्सों को टारगेट किया। भारत की मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान को धूल चटाकर रख दी। लेकिन कुल इस 86 घंटे के बाद भारत और पाकिस्तान ने शनिवार को शाम को 5 बजे के लगभग सीज फायर की घोषणा कर दी। तो आखिर इन 86 घंटों में क्या क्या हुआ, क्या क्या पूरा घटनाक्रम रहा ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आज तक का, आपको इस पूरे खास बुलेटिन यानी कि इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहलगाम में आतंकियों की ओर से एक कायराना हमला होता है और ठीक उसके 15 दिन बाद यानी कि 7 मई की तड़के सुबह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई की और भारतीय सेना की ओर से बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई की सुबह 1:05 से 1:30 के बीच हुआ। इस दौरान भारतीय सेना और नौसेना ने संयुक्त कार्रवाई के जरिए पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकवादियों के कुल 9 ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। भारत की इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सियालकोट स्थित महमूमा जोया आतंकी शिविर, पीओके के कोटली में गुलपुर आतंकी शिविर और अब्बास आतंकी समूह के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। आतंकवादी शिविर पर इस हमले में कई मोस्ट वांटेड आतंकी भी मारे गए हैं, जिसमें इजराइल के पत्रकार के मर्डर का जिम्मेदार भी ढेर हो गया। वहीं भारतीय सेना ने अपने बयान में कहा है कि उसी को निशाना बनाया गया, यानी कि पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि आतंकी शिविरों को ही निशाना बनाया गया। यह हो गई 7 मई की बात। अब आते हैं 8 मई पर। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान किस तरीके से तिलमिलाया और उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम रहा वो आपको समझाते हैं। भारत की ओर से आतंकवादियों पर जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया। इसके बाद पाकिस्तान ने 8 मई को एलओसी पर संघर्ष विराम यानी कि आपको बताएं कि सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने उस रात ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग किया और अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़ जैसे कई इलाकों में सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय सेना इतनी सक्षम थी कि हर एक हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी गोलीबारी में 3 महिलाओं और 5 बच्चों समेत 16 निर्दोष लोगों की जान भी चली गई, जो बेहद ही दुखद है। भारत को पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और तोपखाने की गोलीबारी को रोकने के लिए जवाब देने पर मजबूर होना पड़ा। भारत ने इस जवाब में लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्प्रभावी कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से तबाह कर दिया। साथ ही जवाबी कार्रवाई में सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब भी भारतीय सेना ने इस दौरान दिया है। यह हो गई 8 मई की घटनाक्रम। अब आते हैं 9 मई को क्या क्या कुछ हुआ। पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा ड्रोन भारत की तरफ हमले के लिए भेजे थे, यानी कि 300 से 400 ड्रोन 9 मई को पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए भेजे, लेकिन भारत ने उसे नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया। इस दौरान पाकिस्तान ने गुजरात से लेकर जम्मू तक सीमा पार से भारत के कुल 15 शहरों पर हमले की जोरदार कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने एलओसी पर भारत के 36 हिस्सों पर 300 से 400 ड्रोन से अटैक किया, लेकिन इस बार भी पाकिस्तान को निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई शहर यानी कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, बहावलपुर और पेशावर को निशाना बनाया गया और इसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस रात में भारत ने पाकिस्तान के एडवांस J-17 फाइटर जेट को मार गिराया। J-17 फाइटर जेट पाकिस्तान ने चीन से लिया था। वहीं भारत के खिलाफ तुर्की निर्मित ड्रोन के इस्तेमाल पाकिस्तान ने किए थे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कि 9 मई को क्या कुछ हुआ था। आप लोग ये देख सकते हैं डेरकी सिंध तकरीबन डेरकी से 10 किलोमीटर दूर इंडिया का मिज़ाइल इलाके गिरा है। 2 बंदे शहीद हैं, 1 जख्मी।
इस घटनाक्रम को समझिए, पाकिस्तान के कैसे एयरबेस को ध्वस्त किया गया था। देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच आएंगे 10 मई को क्या कुछ होता है पाकिस्तान और भारत के तनाव के बीच में। पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर धमाका होता है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि कहां कहां पे धमाका हुआ। इसमें आपके रावलपिंडी के एयरबेस पर धमाका होता है, आपके शोरकोट में धमाका होता है। मतलब पूरी तरीके से भारत ने उसे नस्तनाबूद कर दिया। अब आपको आगे लिए चलते हैं, जहां पाकिस्तान की ओर से इस बार भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, क्योंकि पाकिस्तान के 4 एयरबेस को भारत ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के कई इलाकों पर ड्रोन से हमले की कोशिश की, लेकिन भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में ही मार गिराया। इस दौरान पाकिस्तान ने भारत के उधमपुर, अवंतीपुरा और श्रीनगर एयरबेस पर भी ड्रोन से हमला किया और लंबी रेंज की मिसाइलें दागी, लेकिन सारी कोशिशें पाकिस्तान की विफल साबित हुई। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 बड़े एयरबेस तबाह हो गए। देखिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे कि पाकिस्तान ने कहां कहां भारत से मार खाई, यानी कि कहां कहां भारत से पिटा पाकिस्तान। फतह मिसाइल को ध्वस्त कर दिया गया, कई शहरों में धमाके हुए। और इन जो एयरबेस का मैं जिक्र कर रही हूं वो रावलपिंडी स्थित नूरखां एयरबेस इसमें शामिल था, शोरकोट में रफीकी वायुसेना अड्डा शामिल था, मुरीद एयरबेस शामिल था। इन सभी को निशाना बनाकर भारत ने इसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। अब पाकिस्तान के हमले में भेजे गए ड्रोन के मलबे से कई लोग घायल भी हुए। इसमें पंजाब फिरोजपुर में खोई गांव में जलता हुआ एक ड्रोन गिरने से एक परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए। अब आपको आगे लिए चलते हैं कि पाकिस्तान ने इस पूरे हमले में, यानी कि इस पूरे युद्ध जैसी स्थिति, तनाव जैसी स्थिति में किन हथियारों का इस्तेमाल किया और इसमें कौन कौन से देश के हथियार शामिल थे। देखिए पाकिस्तान 48 घंटे में ही तबाही के दरवाजे पर जा पहुंचा था, लेकिन युद्ध विराम यानी कि सीज फायर ने उसे अब बचा लिया। पाकिस्तान जिन हथियारों के दम पर भारत में तबाही मचाने का ख्वाब देख रहा था, वो हथियार बुरी तरीके से फेल हो गए। पाकिस्तान ने अधिकतर हथियार चीन और टर्की से खरीदे थे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट चाइना और टर्की दोनों भारत के दुश्मन हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने इन्हीं दोनों से खरीदे हुए हथियारों का इस्तेमाल किया, जो वक्त आने पर फुस साबित हुए। जिस तरीके से J-17 को भारत की वायुसेना ने मार गिराया था, इस बात से तो साफ तरीके से जाहिर है कि जितने भी हथियार चाइना से लिए गए थे वो चाइना के बाकी प्रोडक्ट्स की तरह ही फुस हो गए थे। पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम हुए, लेकिन भारत के ताबड़तोड़ प्रहार को कोई भी रोक नहीं पाए, यानी कि पाकिस्तान के सारे हमले विफल कर दिए गए। भारत ने पाकिस्तान के हमलों को ऐसा करारा जवाब दिया है जिसकी गूंज अब टर्की और चाइना तक पहुंच गई है, क्योंकि पाकिस्तान के बैकफुट पर आने के साथ ही उनके हथियारों की पोल भी खुल चुकी है। अब हमले की कोशिश तो भारत ने नाकाम कर दी थी, लेकिन किस तरीके से क्या कुछ टर्की के ड्रोन ने किया और चाइना के हथियार से क्या कुछ हुआ, ये आपको बताते हैं। टर्की से मिले ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत में तबाही मचाने का मंसूबा पाला था, लेकिन पाकिस्तान के ड्रोन बॉर्डर पार करने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन पहरेदारी इतनी तगड़ी थी भारत की कि डिफेंस सिस्टम S-400 और आकाश उन्हें पहले ही तबाह कर देता था, यानी कि बॉर्डर पार भी नहीं कर पाए। दूसरी तरफ जब भारत रेसिप्रोकल अटैक करता तो पाकिस्तान के सुरक्षा ठिकानों पर लगे चाइनीज डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं पाए। तो पाकिस्तान की इससे आपको बिलबिलाहट समझ आई रही होगी। दूसरा तरीका आपको बताते हैं। भारत के इसी वॉर में चीन का ड्रोन भी फेल होता हुआ नजर आया। पाकिस्तान भारत से सड़ने मैदान में तो उतरा, लड़ने के लिए मैदान में तो उतरा, लेकिन तुर्की और चाइना से मिले हथियारों के दम पर, जो पूरी तरीके से फुस तो साबित हुए। और साथ ही बेचारे पाकिस्तान पर आज हंसने का भी मन होता है, क्योंकि जिन हथियारों के दम पर वो तबाही मचाने के फिराक में था, वो सारे हथियार पटाखों जितना विस्फोट भी भारत में नहीं कर पाए। जिसके बाद पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ था। कहीं चीन और टर्की ने तो अपने सबसे खराब हथियार पाकिस्तान को तो नहीं सौंप दिया। ये एक बड़ा सवाल अब पाकिस्तान को अपने खास मित्र चाइना और टर्की से पूछना चाहिए, क्योंकि जब भारत ने पलटवार किया तो चाइना से मिले डिफेंस सिस्टम भी भारतीय हथियार के सामने बिल्कुल पस्त हो चुके थे। इसी वजह से भारत ने एयर स्ट्रिप से लेकर कई सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करके पाकिस्तान को बिल्कुल दहला दिया था। इस वजह से आज पाकिस्तान घुटनों पर नजर आया। अब बात करते हैं, यानी कि लोग अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतना कुछ होने के बाद बार बार चाइना पाकिस्तान के सपोर्ट में क्यों आता है।
इसके कई कारण हो सकते हैं और कईयों के पास यह जवाब होगा कि भारत को डिफेम करने की कोशिश करता है चाइना, इसीलिए वो पाकिस्तान के साथ है, या फिर दुनिया में बढ़ते भारत के कद को नीचा करना चाहता है, इसीलिए चाइना पाकिस्तान के साथ है। लेकिन इसका एक और मूल्य कारण है, एक मुख्य कारण है। अहम कारण क्या है? चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर इसका मुख्य कारण है। इस परियोजना में क्या कुछ खास है, अब आपको वो बताते हैं। पाकिस्तान और चाइना के बीच संबंध गहरा होता है इससे, खासकर आर्थिक और रणनीतिक रूप से। अब सवाल ये कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? इस परियोजना का उद्देश्य दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान से चाइना के उत्तर पश्चिम स्वायत्त क्षेत्र यानी कि शीजिंगयांग तक ग्वादर बंदरगाह है। रेलवे और हवाई के माध्यम से तेल और गैस की कम समय में ये वितरण करता है, यानी कि जो ग्वादर बंदरगाह है यहां से चीन अपने सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवाता है। अब ये आर्थिक गलियारा चीन और पाकिस्तान संबंधों में केंद्रीय महत्व रखता है। ये जो गलियारा है वो ग्वादर से काशगढ़ तक लगभग 2442 किलोमीटर लंबा है और ये गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान होते हुए जाएगा। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान होते हुए ये परियोजना यानी कि ये कॉरिडोर जाएगा, जिसकी वजह से इसलिए यानी कि ग्वादर बंदरगाह को इस तरीके से विकसित किया जा रहा है ताकि 19 मिलियन टन कच्चे तेल को चीन तक सीधे भेजने में ये सक्षम हो सके। यही सबसे बड़ा कारण है कि चाइना पाकिस्तान का हाथ और साथ दोनों कभी नहीं छोड़ता। अब बात करेंगे सीज फायर की। शनिवार को पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ ने दोपहर करीब 3:30 बजे भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से सीज फायर की बात रखी गई, जिस पर दोनों देशों ने सहमति जताई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों पक्ष शाम को 5 बजे से इसे प्रभावी रूप से सैन्य कार्रवाई को रोककर मानेंगे। तो वहीं भूमि, समुद्र और हवा में रोकने की यानी कि हमलों को रोकने की सहमति बन गई थी। इस दौरान विक्रम मिस्री जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने कहा कि युद्ध विराम को लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं और सैन्य संचालन महानिदेशक 12 मई को 12 बजे इस पर फिर से बात करेगा। अब देखने की बात होगी कि इस पर आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की ओर से कई जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। तो ये देखिए, आपको चाइना कॉरिडोर की पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये कॉरिडोर किस तरीके से विकसित हो रहा है और कॉरिडोर विकसित होने की वजह से ही चाइना कभी पाकिस्तान का हाथ नहीं छोड़ता है, क्योंकि अगर कॉरिडोर की वजह से पाकिस्तान ने अपना हाथ पीछे कर लिया तो चाइना को कई हजार किलोमीटर का लंबा रास्ता समुद्री रास्तों के वाया तय करना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तान के साथ हमेशा चाइना खड़ा होता हुआ नजर आता है। अब बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से सीज फायर की मध्यस्थता की और कश्मीर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। अपनी टीम से बोलूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट पेश कर दीजिए। बिल्कुल, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया सीजफायर समझौते पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए देशों के नेतृत्व की सराहना की और फैसले को ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण बताया। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन भी देखने को मिला, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर मसले का हल निकालने की कोशिश करने की बात कही। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि कश्मीर का मसला है क्या? 370 हट गया, वहां पर इलेक्शन हो गए, चुनाव हो गया, वहां पर मुख्यमंत्री बन गया, तो आखिर क्यों अभी भी लगता है दुनिया को कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा अभी भी जिंदा है, जिसे अब अमेरिका हथियार बनाने की कोशिश करते हुए सीज फायर की मध्यस्थता करने में कामयाब रहा। अब आगे बात करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी सरकार और आतंकियों को ऐसा झटका दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जिसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई। इस दौरान भारत की आक्रामकता ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया और एक बार फिर वह अपने आका अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब पाकिस्तान अमेरिका के पास गया हो। जब पाकिस्तान बर्बाद हुआ है वह अमेरिका की गोद में जाकर बैठा है। इसका प्रमाण इतिहास में मिलता है, आपको इतिहास भी बताएंगे। इस बार भी पाकिस्तान ने अमेरिका से बीच बचाव करने की अपील की और भारत से बात करके उसे राहत मिली और सीज फायर तक बात पहुंच गई।
लेकिन गद्दार पाकिस्तान ने लगभग 4 घंटे के अंदर ही सीजफायर का उल्लंघन कर दिया और इसे लेकर एक बेतुका बयान भी जारी कर दिया कि आदेश सैनिकों तक नहीं पहुंचा था। अब इतिहास की बात करते हैं कि आखिर कब कब पाकिस्तान ने धोखा दिया है और अब पाकिस्तान पर विश्वास क्यों। कारगिल युद्ध में अमेरिका का दबाव बता दें आपको, हर बार भारत के साथ युद्ध में वह परमाणु बम की गीदड़ भभकी देता रहा है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो गीदड़ भभकी देता रहा है। कारगिल में भी यही किया था और इस बार भी पाकिस्तान ने यही किया कि अगर भारत आएगा भिड़ने तो परमाणु बम गिरा देंगे। उसके घुसपैठ का करारा जवाब दिया और इस दौरान अमेरिका का दबाव भी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इरादों को डिगा नहीं पाया। इस बार की मध्यस्थता में सीजफायर पर सहमति बन गई, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका का जो मध्यस्थता करने का तरीका था उन्हें डिगा नहीं पाया। दरअसल जब भी पाकिस्तान को भारत के साथ युद्ध में नुकसान होने लगा तो वह अमेरिका से मदद मांगने हर बार पहुंच जाता है। 1971 में युद्ध में पाकिस्तान ने अमेरिका से उसके 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजने के लिए मदद मांगी थी। पाकिस्तान से मिले हथियार और पैसे वहीं 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की थी। यानी कि उस वक्त भी अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देकर और पैसे देकर मदद की थी युद्ध में। इस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार भी दिए थे और पैसे भी दिए थे। हालांकि इस युद्ध में पाकिस्तान को हार मिली थी और उसे अपनी जमीनें भारत को देनी भी पड़ी थी। और बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर इस तनाव के बाद भी देखने को मिली जब पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज दिया गया, ये जानते हुए कि नापाक पाकिस्तान उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। आपको बता दें कि IMF ने $1 बिलियन का कर्ज पाकिस्तान को देने पर मंजूरी दे दी है। अब ये समझते हैं कि आखिर ये IMF का लोन क्या है और किस तरीके से ये काम करेगा। पाकिस्तान को कैसे मिला है लोन और क्या कुछ इसकी प्रक्रिया है, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने शुक्रवार को एक फैसला लिया, यानी कि 9 मई को एक फैसला लिया कि क्लाइमेट रेजिलेंस लोन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.4 बिलियन यानी कि करीब 12,000 करोड़ का नया लोन दे दिया है। साथ ही एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी कि EFF के तहत मिल रहे $7 बिलियन यानी कि करीब 60,000 करोड़ की मदद पहली समीक्षा को भी मंजूरी दे दी गई। इसमें पाकिस्तान को अगली किश्त के लिए $1 बिलियन यानी कि लगभग 8,542 करोड़ मिलेंगे। इस रिव्यू अप्रूवल में $7 बिलियन की सहायता प्रोग्राम के तहत कुल $2 बिलियन का डिस्टर्बेंट दिया जाएगा। रेजिलेंस लोन पाकिस्तान को तत्काल इसके वजह से कोई राशि नहीं मिलेगी, लेकिन इस IMF के लोन अप्रूवल पे भारत ने क्या कहा, अब उसकी बात करेंगे। आतंकवाद को फंड करना खतरनाक है, ये बात भारत ने कही। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान को दी जा रही फंडिंग पर चिंता जताई और कहा कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को फैलाने के लिए करता है। भारत समीक्षा पर वोटिंग का विरोध करता हुआ नजर आया और इस पूरी प्रक्रिया में शामिल भी नहीं हुआ। अब ऑनलाइन ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भारत के विरोध के क्या 5 बड़े कारण रहे। तो भारत ने किन किन मुद्दों पर बात की और किस तरीके से वो 5 क्या बड़े कारण रहे जिसकी वजह से भारत ने इसका विरोध किया है, अब आपको विस्तार में हम वो बताएंगे। पहला कारण है IMF ने पाकिस्तान को पिछले 35 साल में 28 बार कर्ज दिया और पिछले 5 साल में 4 प्रोग्राम के तहत उसे फंडिंग मिली। और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर पाकिस्तान में चलाए जा रहे पिछले कार्यक्रम सफल हुए तो आपको बेल आउट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी कि उसे और लोन दे दिया जाएगा। इसका तीसरा कारण है, रिकॉर्ड से पता चलता है कि IMF के कार्यक्रम ठीक से नहीं बनाए गए या उसकी निगरानी ठीक से नहीं हो रही है या फिर पाकिस्तान ने उन्हें ठीक से लागू नहीं किया है।
चौथा कारण, भले ही पाकिस्तान में अभी सिविल सरकार हो, लेकिन देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था में सेना का बड़ा रोल है, जिसमें सुधार में रुकावट आ सकती है। पांचवा सबसे बड़ा कारण, भारत ने आईएमएफ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान को कर्ज देने में राजनीतिक बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। बार बार कर्ज लेने से पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान इन कर्ज का इस्तेमाल बहुत ही गलत तरीके से कर रहा है। तो अब आईएमएफ का हिसाब समझते किस प्रकार है। क्या भारत अपने दम पर इसे रुकवा नहीं सकता था जो पाकिस्तान को फंड मिला? जरा इसे जल्दी से समझते हैं। आईएमएफ में फैसले जो वोटिंग होते हैं इसके आधार पर होते हैं, लेकिन वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। अमेरिकी की वोट की तुलना में भारत के वोट की वैल्यू लगभग 7 गुना कम है। आईएमएफ के कोटे के आधार पर यह वोटिंग होती है और आईएमएफ में कुल 191 सदस्य यानी कि देश सदस्य हैं। सबके पास एक एक वोट का अधिकार है, लेकिन वोट की वैल्यू अलग अलग है। यह आईएमएफ के उस देश के मिले कोटे के आधार पर तय होता है, यानी जितना ज्यादा कोटा उतना ज्यादा वोट की वैल्यू। भारत के वोट की वैल्यू करीब 2.75% है। आईएमएफ में किसी देश को कितना कोटा मिलेगा ये उसकी जीडीपी पर निर्धारित करता है और मुद्रा भंडार और साथ ही व्यापार की स्थिरता पर भी निर्धारित होता है। इसीलिए अमेरिका को सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज यानी कि 16.5% का उसे हिस्सा मिला हुआ है। अब अंत में आपको बताएंगे कि अमेरिका का किस तरीके से दोहरा चरित्र इसमें सामने आया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका ने यहां डबल स्टैंडर्ड गेम खेला है। अब सवाल यह कि क्या आईएमएफ में अमेरिका के बिना इजाजत के क्या कोई फैसला नहीं लिया जा सकता? तो इसे अच्छे से समझते हैं कि आईएमएफ में कोई भी फैसला लेने के लिए 85% वोट की जरूरत होती है और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 16.5% वोटिंग राइट्स है। ऐसे में अगर अमेरिका वोट नहीं करता तो सबका मिलाकर 83% ही वोट होता, जो बहुमत के लिए काफी नहीं है क्योंकि 85% चाहिए। अब इससे पाकिस्तान को नुकसान होता है, इसलिए अमेरिका ने डबल स्टैंडर्ड करते हुए पाकिस्तान के इस लोन को अप्रूवल दिलवा दी और भारत के खिलाफ अब इसे यूज होता हुआ भी नजर आ रहा है। अब कुल मिलाकर पूरे इस वॉर में यानी कि इस पूरे 86 घंटे में पाकिस्तान को 80,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि शेयर बाजार में जो फ्लक्चुएशन आई है इस दौरान, ये देखने की बात है। पाकिस्तान का मार्केट पूरा यहां से यहां गिरता हुआ नजर आया। पाकिस्तान के शेयर बाजार में बड़े बड़े नुकसान की वजह से निवेशकों को मोटा नुकसान हुआ है, जिसका अनुमान लगाया जा सकता है जो 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है। अब ये हो गई पूरी बात कि 86 घंटे के दौरान क्या कुछ हुआ है। अब बात कर लेंगे सीज फायर के फैसले पर। देश की राजनीति में भी हलचल है और अलग अलग विपक्ष के नेता प्रतिक्रिया सामने दे रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपील कर रहे हैं कि इस सीज फायर जैसे अहम मुद्दे पर संसद का विदेश सत्र तुरंत बुलाया जाए। राहुल गांधी ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए सीज फायर की घोषणा होना असामान्य है और इस विषय पर देश के लोगों को आपको जवाब देना होगा। और साथ ही आपको बता दें, इसे लेकर चिदंबरम ने पीएम मोदी की तारीफ की है और शशि थरूर ने शांति जरूरी है ऐसा कहा है और यह भी कहा है कि मैं इस फैसले से बेहद खुश हूं। तो बेशक बात यही है कि इसे लेकर पवन खेड़ा ने भी अपना जवाब दिया और सवाल पूछते हुए यह भी कहा कि हमें इस फैसले की जानकारी सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति से मिली, बल्कि देश से नहीं मिली। तो इसे लेकर लगातार अब विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। तो इंडिया वॉइस ने आपके लिए प्रोग्राम स्पेशल तैयार किया, जिसमें समझाने की कोशिश की कि पिछले 86 घंटे में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच क्या स्थिति रही। इसी के साथ आगे क्या कुछ हलचल होती है, इंडिया वॉइस आप तक तमाम जानकारियां पहुंचाता रहेगा। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।